लोंगिनुस शेष भाग। लोंगिनुस के पूर्व काव्य के स्वरूप और प्रयोजन का निरीक्षण परीक्षण मुख्यतः कृतिनिष्ठ था और गौणतः भावकनिष्ठ। अरस्तु ने दुखांतक का स्वरूप निर्धारित कृतियों को ही ध्यान में रखकर किया। स्वरूप निर्धारण के अनंतर उन्होंने उसके प्रयोजन पर भी विचार किया और विवेचन का महत्व स्थापित किया। अन्य आलोचकों की भी यही स्थिति है। इस विवेचन में कृति है, प्रयोजन है, किंतु कृतिकार कहीं नहीं है। लोंगिनुस ने इस त्रुटि का निराकरण करते हुए कृतिकार को केंद्र में रखा और उसमें दो धर्मों, विचार की महत्ता और भाव की उद्दामता की स्थिति आवश्यक मानी। यूं वह तीन शिल्पगत धर्मों का आश्रय है। अलंकार, भाषा तथा संरचना भी उसी की रुचि तथा शक्ति से नियंत्रित होती है, पर विचार और भाव तो उसके व्यक्तित्व के सहज अंग है। इनके संयोजन से निष्पन्न उदात्त की स्थिति कृति में है और आह्लाद की भावक में। इस प्रकार कृतिकार में विचार और भाव की, कृति में उदात्त की और भावक में आह्लाद की स्थिति दिखाकर लोंगिनुस ने काव्य को व्यापक आयाम दिया। एम्ब्रस ने कृतिकार के महत्व की स्वीकृति का श्रेय लोंगिनुस को देते हुए कहा कि जो काम 19वीं शताब्दी में हुआ उसका पूर्वाभास लोंगिनुस ने लगभग 2000 वर्ष पहले दे दिया था, और शास्त्रवादी आलोचकों में ये बोध एकमात्र लोंगिनुस को ही हुआ। अरस्तु या होरेस की विचार परिधि में केंद्र में कृति थी, कृतिकार नहीं। लोंगिनुस ने कृतिकार को केंद्र में रखकर एक नई दिशा का संकेत किया। कृतिकार के महत्व की स्वीकृति में एक और अर्थ निहित है, और वह है सृजनात्मक प्रणोदन के महत्व का प्रतिपादन, क्रिएटिव वर्ड्स। लोंगिनुस के अनुसार कृतिकार में सर्वोपरि महान और भव्य विचारों की उद्भावना की क्षमता होनी चाहिए। भव्य विचारों की उद्भावना कल्पना का कार्य है और कल्पना ही सृजना की भूमि तैयार करती है। इस प्रकार भव्य विचारों की उद्भावना के द्वारा लोंगिनुस सृजनात्मक प्रणोदन को निर्दिष्ट करते हैं। फिर अंतःप्रेरित और प्रबल भाव में अभिव्यंजनात्मक प्रणोदन की स्पष्ट ध्वनि है। भाव की अंतःप्रेरणा और प्रबलता स्वभावतः अभिव्यंजना में पर्यवसित होती है। जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, तो यही सिद्ध करना चाहते हैं कि भावों का प्रबल वेग अनायास काव्य बन जाता है। भारतीय परंपरा में भी श्लोक की उत्पत्ति भावावेग से मानी गई है। क्रोच द्वंद्व वियोगत्व शोक श्लोकत्वमागतः। क्रोच पक्षियों के जोड़े में एक के वध से वाल्मीकि के मन में शोक का ऐसा वेग उमड़ा कि वह छंद बनकर फूट पड़ा। कहने का अभिप्राय यह है कि भावावेग की प्रबलता में रोमांटिक कवियों ने जिस सृजनात्मक अभिव्यंजना की प्रतिष्ठा की, वह लोंगिनुस में वर्तमान है। यहाँ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत का पूर्वाभास दिया है। प्लेटो ने आनंद के अतिरेक को दिव्य उन्माद की संज्ञा देकर काव्य सृजन का प्रेरक माना था। लोंगिनुस ने आनंद के स्थान पर भाव मात्र को रखकर उसे व्यापक और सृजनात्मक प्रक्रिया का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि काव्य की उत्पत्ति ही भाव की प्रबलता से नहीं होती, उसकी परिणति भी भाव की प्रबलता में ही होती है। इसलिए कवि की भावोच्छल अभिव्यंजना भावक को भी भाव्य भोर कर देती है। तात्पर्य यह है कि लोंगिनुस ने सृजक को ही उसका अर्हित महत्व तो नहीं दिया, बल्कि सृजन प्रक्रिया को भी रेखांकित किया। ये दोनों विशेषताएं उनकी मौलिकता को उजागर करती है और अन्य शास्त्रवादी आलोचकों से उन्हें ऊपर उठा देती है। शास्त्रवादी, स्वच्छंदतावादी, दोनों ही वर्गों के आलोचकों ने लोंगिनुस को अपने अपने खेमे में रखने का प्रयास किया है। स्वच्छंदतावादी खेमे के प्रबल पक्षधर हैं स्कॉट जेम्स एंड एम्ब्रस। स्कॉट जेम्स ने तो लोंगिनुस को पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक ही कह डाला। लोंगिनुस को रोमांटिक आलोचक मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क है। उन्होंने कृतिकार के महत्व को प्रमुखता दी। काव्य सर्जन में भाव की प्रेरणा और प्रबलता का योगदान माना है। उन्होंने कृति के गुणों को देखने के बदले उसके सर्जन को कृतिकार की बौद्धिक शक्ति तथा भावावेग में देखने का प्रयास किया है। लोंगिनुस ने विश्लेषण के बदले आह्लाद को काव्य प्रकर्ष का मानदंड स्वीकार किया है। यह निश्चय ही प्राचीन आलोचना की विश्लेषणात्मक तथा निर्णयात्मक पद्धति के स्थान पर रुचि तथा संवेदनशीलता के प्रतिष्ठापन का पूर्वाभास है। शास्त्रवादी आलोचना में कृति के उत्कर्ष अपकर्ष का निर्णय विश्लेषण के आधार पर किया जाता है।
स्वच्छंदतावादी आलोचना में आलोचक की रुचि तथा संवेदनशीलता के आधार पर पूरी रचना के बदले खंडों में सौंदर्य और आह्लादकत्व की स्वीकृति भी लोंगिनुस की रोमांटिक प्रवृत्ति को सूचित करती है। जो लोग लोंगिनुस को क्लासिक मानते हैं उनके तर्क हैं। लोंगिनुस ने कहा है कि काव्य समीक्षा परिपक्व अनुभव का चूड़ांत फल है। स्वच्छंदतावादी आलोचक अनुभव की परिपक्वता में विश्वास नहीं करता, वह अपनी रुचि या प्रतिक्रिया को ही प्रमाण मानता है। लोंगिनुस ने प्राचीन कवियों से प्रेरणा ग्रहण करने का और उन्हें आदर्श मानने का सुझाव दिया है। लोंगिनुस कृतिकार के लिए प्रेरणा की उन्मुक्तता जितनी आवश्यक मानते हैं उतना ही नियम का अंकुश भी। वे काव्य के निर्णय और मूल्यांकन के लिए सुयोग्य निर्णायक मंडल के अभिमत को मान्यता देते हैं। स्पष्ट है, दोनों पक्षों के तर्क प्राय संबल है, इसलिए निसंदिग्ध रूप से लोंगिनुस को शास्त्रवादी या स्वच्छंदतावादी कहना कठिन है। संभवतः इसी उलझन के कारण स्कॉट जेम्स ने लेख के उपसंहार में अपना अभिमत संशोधित करते हुए कहा है कि लोंगिनुस का शास्त्रवाद स्वच्छंदतावाद से तो स्पष्ट था, पर आच्छन्न नहीं। शास्त्रवाद के संपर्क ने उन्हें स्वच्छंदतावाद को स्वरूप और दीप्त बना दिया है। लोंगिनुस अलंकार, योजना और पद योजना से पृथक जब रचना की गरिमा की बात करते हैं तो ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि किसी कृति की रचना उसकी संरचना की समग्रता है, ऊपर से आरोपित तत्व व्यवस्था मात्र नहीं, उसका सौंदर्य अथवा प्रभाव सांगता में देखना चाहिए। काव्य की सांगता को पहले प्लेटो ने रेखांकित किया था, तब से आलोचना का अभिप्राय आवर्ती नियम रहा है। लोंगिनुस ने लय की स्थिति कृति में, चाहे वे पद्य हो या गद्य, आद्यंत मानी है। रीज रॉबर्ट्स की दृष्टि में लय का यह अतिरेक अनावश्यक है, किंतु एलन टेट ने इसे लोंगिनुस की आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि की उत्तमता के रूप में ग्रहण किया है और कहा है कि कॉलरिज के पूर्व किसी दूसरे आलोचक में ये उपलब्ध नहीं होती। टेट का भी यही कहना है कि किसी भी प्राचीन आलोचक की तुलना में लोंगिनुस साहित्यिक रूप के व्यापक सिद्धांत के अधिक निकट पहुंचे हैं। लोंगिनुस ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि सदोष उत्तमता और निर्दोष मध्यमता में कौन अधिक ग्राह्य है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास तथा श्लाघ्य साहस के साथ सदोष उत्तमता के पक्ष में अपना मत दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। लोंगिनुस ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि सदोष उत्तमता और निर्दोष मध्यमता में कौन अधिक ग्राह्य है, तो उन्होंने पूर्ण विश्वास तथा श्लाघ्य साहस के साथ सदोष उत्तमता के पक्ष में अपना मत दिया है। उनका कहना है कि कमजोर आदमी इतना संभल कर फूंक फूंक कर चलता है, वह फिसले ने तो कोई आश्चर्य नहीं। इसके प्रतिकूल जो सबल और ऊर्जस्वल है, उसके पांव उमंग और मस्ती में कभी नीचे ऊंचे पड़ते हैं, पर इससे उसकी सबलता और ऊर्जस्वलता में कोई बट्टा नहीं लगता। वह चाहे जहां भी रहे अपनी सप्राणता के कारण उद्ग्रीव और आकर्षक ही रहेगा। इसलिए सामान्यता की शुद्धि की अपेक्षा प्रतिभा का स्खलन भी कहीं अधिक वरेण्य है, जैसा स्वाभाविक है। लोंगिनुस की कुछ सीमाएं भी है। उदाहरणार्थ, उदात्त के स्वरूप निर्धारण में अनवस्था दिखाई देती है। भव्य और उदात्त एक ही अर्थ के वाचक हैं, अतः भव्य की सहायता से उदात्त के अर्थ के स्पष्टीकरण में एक प्रकार की अनवस्था आ जाती है। लोंगिनुस में विषय की स्पष्ट प्रतिपादन क्षमता की भी कमी है। उनकी भाषा प्राय काव्यात्मक और चक्करदार हो जाती है, जिससे अभिप्राय छिप सा जाता है। विषयांतर, अनपेक्षित विस्तार और प्राविधिक ग्रंथियों में अक्सर उलझ जाते हैं। आलोचना के उपयुक्त, संक्षिप्त तथा सार गर्भ अभिव्यंजना सर्वत्र दृष्टिगोचर नहीं होती। रीज रॉबर्ट्स का कहना है कि उनकी शैली के कई दोष, जैसे विषयांतर या काव्यात्मकता, उस युग के दोष हैं जिसमें लोंगिनुस लिख रहे थे। अपने समय में उदात्त के ह्रास के कारणों पर विचार करते हुए लोंगिनुस का कहना है कि कुछ लोग लोकतंत्र के ह्रास को इसका कारण बताते हैं, किंतु इसके लिए लोकतंत्र के ह्रास से बढ़कर समसामयिक धन लोलुपता और विलास प्रियता उत्तरदायी है। सेंट्सबरी ने उदात्त विषयक ग्रंथ में इस उपसंहार को विलक्षण बताते हुए कहा कि यह उपसंहार है ही नहीं, साथ ही यह हेतु नहीं, हेत्वाभास है। ऐसे कारणों से साहित्यिक उत्थान पतन का संबंध नहीं होता, क्योंकि युग स्वतंत्रता का, दास्ता का, विलास का, सादगी का, विश्वास का, अविश्वास का, चाहे जैसा भी हो, सभी में उदात्त का सृजन संभव है, बशर्ते व्यक्ति उपयुक्त हो, प्रतिभा संपन्न हो। यदि प्रतिभा संपन्न सृष्टा नहीं है तो रचना उदात्त नहीं हो सकती। यद्यपि शैली की प्रांजलता सामान्यतः काम्य है, किंतु चूंकि उदात्त का संबंध विराट तथा कुछ दूर तक रहस्यमयता से है, इसलिए प्रांजलता को उदात्त का नित्य धर्म नहीं माना जा सकता।
उद्दात के 5 स्रोतों में लोंगिनुस ने पहला स्थान विचार की महत्ता या भव्यता को दिया है। उस महत्ता या भव्यता का भार उठाने में प्रांजल शैली सदा सफल नहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभिव्यंजना कुछ अस्पष्ट, कुछ धुंधली भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी बात को ध्यान में रखकर एडमंड बर्क ने कहा कि स्पष्ट विचार तुच्छ विचार का पर्याय है। बर्क के मत में अनिश्चितता, अस्पष्टता तथा अनंतता से उद्दात का निकट संबंध है। लोंगिनुस साहित्य को रूढ़ि या रूप मात्र नहीं मानते, बल्कि उसे राष्ट्रीय जीवन का प्रतिफलन मानते हैं। उनके मत में महान शैली, महान परिवेश और महान घटनाओं की उपज होती है। उनके मत से महान शैली, महान परिवेश और महान घटनाओं की उपज होती है। पेरिहोप्सस के अनेक संदर्भों में व्यक्तिगत राष्ट्रीय नैतिकता का दृढ़ आग्रह है। वे चाहते हैं कि वे नैतिकता साहित्य में भी हो। उनका अपना नैतिक बोध इतना उदग्र है कि उसका अभाव न तो साहित्य में देखने को प्रस्तुत है और न राष्ट्रीय जीवन में। इसलिए धन व लोलुपता और विलास प्रियता से उत्पन्न यूनान के नैतिक पतन पर वे अपना आंतरिक क्षोभ प्रकट करते हैं। लोंगिनुस प्राचीन होते हुए भी नवीन है, क्योंकि उनके सिद्धांतों की प्रासंगिकता आहत नहीं हुई है। वे नवीन ही नहीं, आधुनिक भी हैं। तुलनात्मक आलोचना जिसका प्राय 1 शताब्दी पूर्व हुआ, लोंगिनुस के समय में अकल्पनीय थी। उनके पहले या उनके बाद 1500 वर्षों से अधिक तक तुलनात्मक आलोचना का प्रश्न भी नहीं उठा। इस पृष्ठभूमि में लोंगिनुस की महत्ता प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती। इलियड और ओडिसी की अथवा डेमोस्थेनेस और सिसेरो की तुलनाओं में विश्लेषण कम और काव्यात्मकता अधिक है। फिर भी लोंगिनुस के निष्कर्ष बहुत कुछ सही है। इलियड और ओडिसी की तुलना एक भाषा के परिप्रेक्ष्य में है। डेमोस्थेनेस और सिसेरो की तुलना 2 भाषाओं, यूनानी और लैटिन के परिप्रेक्ष्य में। रुचि का मानदंड उनकी आधुनिकता का दूसरा पहलू है। पेरिहोप्सस के 7वें अध्याय में उन्होंने रुचि का जो मानदंड निर्धारित किया है वह कठोर तो है पर निरपवाद भी है। उद्दात की पहचान बताते हुए वे कहते हैं कि उद्दात वह है जो सबको आह्लादित करे, सदा आह्लादित करे, बार बार के आह्लादन के बाद भी फीका न पड़े, स्मृति पटल पर स्थायी रूप से अंकित हो जाए और मन का चिंतन मनन की प्रचुर सामग्री दे। ये रुचि काव्य की ग्रहीता की अनियंत्रित प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उद्दात की सफलता एवं प्रभाविता का प्रमाण है। इसलिए यह आत्मनिष्ठ होते हुए भी वस्तुनिष्ठ है। उनका शुद्धता संबंधी मंतव्य भी शास्त्रवादी युग के लिए चुनौती है। दोषहीन किंतु घटिया काव्य की तुलना में सदोष किंतु उत्तम काव्य को श्रेष्ठ बताना केवल चौंकाने वाली चीज नहीं है, अपितु काव्योत्कर्ष की पहचान करने कराने वाली सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है, जिसकी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिभा के चमत्कार की स्वीकृति है। भारतीय काव्य सिद्धांतों में कुंतक का वक्रोक्तिवाद उद्दात का सर्वाधिक निकटवर्ती है। उद्दात के 5 स्रोत कुंतक की सरणी में वर्तमान है। लोंगिनुस जिसे विचार कहते हैं वह कुंतक की भाषा में अर्थ है। भाव दोनों के यहाँ है। भाव की प्रबलता या सांद्रता ही रस है। अलंकार भी वनिष्ठ है। हाँ, कुंतक में अलंकारों की संख्या लोंगिनुस से कुछ अधिक है। हमने पहले भी कहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकारों का प्रस्तार और विचार सूक्ष्म भी है और समृद्ध भी। लोंगिनुस का पद चयन कुंतक की पद वक्रता में गतार्थ हो जाता है और रचना की गरिमा कुंतक की वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता में। व्यवहारिक आलोचना की दृष्टि से भी कुंतक स्मरणीय है। संस्कृत के आलोचकों में काव्य के उत्कर्ष अपकर्ष का जैसा निरूपण उन्होंने किया वैसा किसी दूसरे ने नहीं। अन्य आचार्य उदाहरण देकर ही संतुष्ट हो गए। कुंतक ने उदाहरणों के गुण दोषों का विश्लेषण कर कथ्य को विशद किया है। कुंतक की व्यवहारिक आलोचना लोंगिनुस की व्यवहारिक आलोचना के समान विस्तृत नहीं है, पर तलस्पर्शी अवश्य है। उद्दात के जैसा वक्रोक्ति सिद्धांत भी सभी प्रकार के काव्य पर घटित होने की क्षमता से संपन्न है। उद्दात अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य है, वक्रोक्ति भी अभिव्यंजना का वैशिष्ट्य ही है। लोकोत्तर आह्लाद दोनों का साध्य है। यहाँ संकेत मात्र है, क्योंकि विस्तार का यहाँ अवकाश नहीं है। रीज रॉबर्ट्स पेरिहोप्सस की विशेषताओं का संहार करते हुए कहते हैं, कुल मिलाकर अरस्तु के बाद के किसी यूनानी लेखक द्वारा लिखित आलोचन की यह एकमात्र सर्वोत्कृष्ट कृति है। उदार स्वर, शैली विषयक उपयुक्त नियम, प्रतिभा के दोष, रुचि के मानदंड, प्रकृति के साथ कला और जीवन के साथ साहित्य के संबंध जैसे तात्विक प्रश्नों पर विवेकपूर्ण निर्णय, उद्धरणों के कोष के रूप में मूल्य, तुलनात्मक आलोचना का प्राचीनतम प्रबंध होने का ऐतिहासिक महत्व, प्राय प्रत्येक यूरोपीय साहित्य को कुछ न कुछ प्रभावित करने वाला सौंदर्य शास्त्रीय ग्रंथ होने का गौरव, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो कृति को हमारे आदर और प्रशंसा का अधिकारी बनाती है। रीज रॉबर्ट्स का उपसंहार वाक्य है, लोंगिनुस की गंभीर मानवता और व्यापक सहानुभूति ने पुराकाल की
चेतना को आधुनिक बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करने में उनकी सहायता की है और प्राचीन यूनान के अंतिम महान आलोचक तथा बृहत्तर जगत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आलोचक के रूप में उन्हें साहित्य के इतिहास के अंतर्जगत स्थायी स्थान दिया है। सेंट्सबरी के इतिहास के निम्नलिखित उद्धरण से मैं लोंगिनुस की आलोचना का उपसंहार करता हूँ। हाँ, जैसा हमने कहा है वे अकेले ही है। जब तक 1500 वर्ष पार कर हम कोल्डिस तक नहीं पहुँचते तब तक उनकी श्रेणी का दूसरा आलोचक हमें नहीं मिलता। अपने वर्ग की सभी कृतियों के बीच यह कृति शीर्षस्थ बनी रहती है। यह ऐसे आलोचक की कृति है जो पहले के सभी आलोचकों की भूलों से कुछ न कुछ सीखता है और अपनी महज प्रतिभा से वैसी चीज़ों का संकेत करता है जो बाद की अनेक शताब्दियों तक देखने को नहीं मिलती। बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप सुन लेते हैं।